स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे शरीर के सबसे खास और नाजुक अंगों में से एक होती हैं आँखें। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो छोटी सी परेशानी जिंदगी भर की तकलीफ बन सकती है। आँखों की ऐसी ही गंभीर बीमारी है काला मोतिया या ग्लूकोमा। श्रोताओं, 12 से 18 मार्च ग्लूकोमा सतर्कता सप्ताह यानी ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता ग्लूकोमा से बचाव। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मानवदीप सिंह। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के सचिव भी हैं। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुव्रत झा निकित। हमारे साथ आज आकाशवाणी स्टूडियो में डॉक्टर मानवदीप सिंह हैं, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र विभाग के हेड है और साथ ही आप ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया, नमस्कार। 12 मार्च से 18 मार्च के बीच वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मनाया जा रहा है। ग्लूकोमा क्या है और यह किन कारणों से हो सकता है? देखिए, ग्लूकोमा जो है सप्ताह मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर इस बीमारी के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपने ये सवाल पूछा कि ग्लूकोमा क्या है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आंख जो है वो देखने का काम नहीं करती। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आंख देखने का काम नहीं करती। यह एक केवल कैमरे की तरह है। आंख जो है फोटो खींच के और मस्तिष्क तक पहुंचा देती है उस फोटो को, और यह जो फोटो है ये जाने का एक जो जरिया होता है वह होता है ऑप्टिक नर्व। यह एक किस्म का केबल होता है जिसको हम जो है नेत्रों की नस भी बोलते हैं। तो आंख के अंदर कई वजह से आंख का जो दबाव है वह बढ़ जाता है, और जो दबाव बढ़ जाता है उससे सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है यह ऑप्टिक नर्व या जो केबल जो आंख की खींची हुई फोटो को मस्तिष्क तक लेके जाता है, जो कि मस्तिष्क देखने का काम करता है। तो यह फोटो तो ठीक ठाक खींची जाती है क्योंकि इसमें नेत्र तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फोटो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो देख नहीं सकता और नजर खत्म हो जाती है। और यह क्योंकि तंत्रिका तंत्र है जिसको न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू के अंदर रीजनरेशन नहीं होती। इसी वजह से एक बार इसमें जो नुकसान हो जाए नजर का, वह दुनिया में किसी इलाज से वापस नहीं होता। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे लोगों को पता चले कि उनको ग्लूकोमा है या हो सकता है? यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। असल में यह हमें जो जानकारी का विश्व सप्ताह चलाना पड़ता है वो इसी वजह से चलाना पड़ता है कि इसमें अक्सर कोई भी लक्षण होते ही नहीं। शुरू में लक्षण नहीं होते, जब तक लक्षण आते हैं तब तक आदमी जो है 80-90% अपनी नजर को पूर्णतः हमेशा के लिए खो बैठता है। इसके लिए जरूरी है कि आप नेत्रों की लगातार बार बार जांच करवाएं। और इसके लक्षण किसी किसी केस में होते हैं, और उसके अंदर एक तरफ का हल्का सरदर्द शाम के टाइम पे होना, या कभी कभी बहुत रेयरली तेज सरदर्द एक तरफ पे उठना जिसके साथ उल्टी और नजर का कम होना और आंख में लाली और नजर का धुंधलापन, ये सभी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यह केस बहुत कम होते हैं, अक्सर इसका कोई भी लक्षण नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसके काफी अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स हैं। ग्लूकोमा फिर कितने तरह का होता है और यह किन लोगों में इसका रिस्क ज्यादा होगा? अक्सर ग्लूकोमा बड़ी उम्र में होता है, 40 साल के बाद होता है, और इसके एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी की आगे 2 वैरायटीज हैं, साधारण या ओपन एंगल ग्लूकोमा या फिर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, या जिसको गंभीर ग्लूकोमा बोलते हैं। तो जो साधारण ग्लूकोमा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसके अंदर नजर धीरे धीरे साइड से खत्म होती चली जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाता है। और जो दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, उसमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसकी थोड़ा सा आंख की बनावट में फर्क होता है। होता क्या है कि आंख जो है यह पारदर्शी होती है। पारदर्शिता के लिए, इसी वजह से इसको खुराक पहुंचाने के लिए और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाने के लिए जो काम पूरे शरीर में जो रक्त करता है, ब्लड करता है, खून करता है, वह काम यहाँ पर एक तरल पदार्थ करता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो इसके बाहर निकलने में रुकावट होती है। जो रुकावट साधारण होती है उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा बनते हैं, जिसमें आंख की बनावट ऐसी होती है कि पानी में रुकावट हो, उसको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में तो बिल्कुल सिम्टम होते ही नहीं, और एंगल क्लोजर के अंदर कभी कभी, जैसे मैंने बताया, कि एक तरफ का सर दर्द, हल्का सर दर्द होना जो कि सोने से ठीक हो जाता है, शाम के वक्त होता है, और या फिर कभी कभी तेज दर्द उठना, सर दर्द के साथ उल्टी आना, नजर का कम होना, लालीपन होना, ये सारा कुछ हो जाता है। तो जब ये एक्यूट अटैक हो जाता है तो आप अस्पताल में जाने के बिना आपको चारा ही नहीं होता। लेकिन जो हल्का, जो इसकी शुरुआती स्टेज होती है, जबकि हल्का दर्द होता है, उसमें अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और पैरासीटामोल वगैरह गोली खा के छोड़ देते हैं। लेकिन यह काला मोतिया हो सकता है।
तो क्या बच्चों में भी ये हो सकता है? बिल्कुल बच्चों में हो सकता है। एक 10,000 के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक बच्चे को यह है जन्मजात काला मोतिया हो सकता है, और इसका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है पहले कुछ दिनों के अंदर ही। कभी कभी यह ग्लूकोमा अगर किसी को हल्का हो तो उसको 6 महीने, साल, 2 साल की उम्र तक भी आता है। इसके अलावा एक सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है जो कि दवाइयों के सेवन से या किसी आँख के अंदर चोट लगने से या आँख की किसी और बीमारी से या बड़े लोगों में जो है शुगर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। तो ये सेकेंडरी ग्लूकोमा तो किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसे चोट बचपन में लगी तो उससे भी हो सकता है। और इसी तरीके से अगर किसी ने दवाइयों के जो सेवन से काला मोतिया होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा, वह बच्चों में बड़ों से भी ज़्यादा होता है। सर, आंखों में एक बहुत ही कॉमन बीमारी और है कैटरेक्ट, जिसे सफ़ेद मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो इस ग्लूकोमा और कैटरेक्ट में क्या अंतर है? देखिए, सफ़ेद मोतिया, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जिसको बोला जाता है, यह एक बीमारी है ही नहीं। यह तो एक उम्र का तकाजा है। जैसे बाल सभी के सफ़ेद होने हैं, ऐसे सभी को सफ़ेद मोतिया होना है। इसके अंदर आँख का जो लेंस जो पारदर्शी होता है, वो उसकी पारदर्शिता ख़त्म हो जाती है उम्र के साथ। वो सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, काले रंग का भी हो सकता है, ब्राउन रंग का भी हो सकता है। लेकिन अगर वो काले रंग का है तो उसको काला मोतिया नहीं बोला जाएगा, वो सफ़ेद मोतिया ही है। और इसके अंदर जो है ऑपरेशन करके इस लेंस को बदल दिया जाता है। इसकी जगह प्लास्टिक का लेंस डाल देते हैं और जो नज़र गई होती है वह वापस आ जाती है। लेकिन काला मोतिया या ग्लूकोमा जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर जो नज़र एक बार चली जाए, वह दुनिया में किसी भी इलाज से, ऑपरेशन से, नॉट ओनली हिंदुस्तान, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस रोशनी को वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर तंत्रिका तंत्र के अंदर खराबी होती है जिसकी रीजनरेशन नहीं हो पाती। सर, देखा जाए तो जैसे सफ़ेद मोतियाबिंद जो है वो काफ़ी कॉमन बीमारी है, उसके कंपैरिजन में ग्लूकोमा उतना नहीं देखा जाता। तो इसका कुछ कारण हो सकता है, या फिर ये बीमारी ही कम है, या तो ये इसको ढूंढना मुश्किल है? ये सभी बातें ठीक हैं। पहले तो मैंने बताया कि सफ़ेद मोतिया तो बीमारी है ही नहीं, ये तो हर एक को होना है, ये तो उम्र का तकाजा है और हर एक को होना है। जहाँ तक काला मोतिया का सवाल है, यह 40 साल की उम्र के बाद यह 2% लोगों को और 70 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 10% लोगों को यह बीमारी होती है। और इसके अंदर जो नज़र चली जाए, जैसे बताया, वो वापस नहीं आती है। सो यह काला मोतिया जो है सफ़ेद मोतिया से बिल्कुल भिन्न है। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मनाने की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए, ये कि बड़ा ज़रूरी सवाल है और इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए यह संदेश देना ज़रूरी है कि 40 साल की उम्र के बाद और 50 साल तक 2 साल में एक दफ़ा और 50 साल की उम्र के बाद साल में एक दफ़ा सभी आंखों की रेगुलर चेकअप करवाएं। यह संदेश देना ज़रूरी है। दूसरा इसका कारण है कि इसका अगर समय पर इलाज ना हो तो दृष्टिविहीनता लगभग अनिवार्य है। तीसरा कारण यह है कि इसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है, और जो ही इस बीमारी को पकड़ा जाए उसके बाद अक्सर आंखों की रोशनी का आगे नुकसान नहीं होता, और जिस स्टेज पे भी इसको पकड़ लिया जाए तो वहीं से ही हमारा जो है इसको हम रोक सकते हैं बीमारी को। हाँ, लेकिन इसका इलाज अक्सर ता जिंदगी यानी कि सारी उम्र करना पड़ता है। आपने बताया कि ग्लूकोमा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और यह सप्ताह क्यों मनाया जाता है। इसी के साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि इसका उपचार क्या है, और अगर इससे बचाव किया जा सके, प्रिवेंशन किया जा सके, तो वो कैसे करें? प्रिवेंशन जो है वो सिर्फ सेकेंडरी ग्लूकोमा की जा सकती है। प्राइमरी ग्लूकोमा जो कि करीब 70-80% लोगों में होता है, उसको प्रिवेंशन नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी ग्लूकोमा में सबसे बड़ी प्रिवेंशन की चीज़ है कि स्टीरॉयड दवाइयाँ जो है उनका सेवन कम से कम किया जाए। यह स्टीरॉयड की दवाइयाँ आँख में ड्रॉप्स की तरह भी हो सकती हैं, खाने की हो सकती हैं, स्किन क्रीम की तरह हो सकती हैं, और इन्हेलर्स हो सकते हैं। तो ये सभी का ही बहुत जितना कम से कम इस्तेमाल किया जाए वह ठीक है। और अगर किसी को इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो और भी उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ग्लूकोमा की जांच रेगुलर करवाते रहें। सर, आप जैसे ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं, तो आप यह बताएं कि ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या आयोजित प्रोग्राम है? बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे यह सवाल, क्योंकि इस बार ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्पेशल मुहिम चलाया है। हमने जो CID की टीम है, ACP प्रद्युमन और दया, इनको एक्टर्स को लेकर एक फिल्म बनाई है जो कि YouTube पे है, और ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया का फेसबुक भी है, दोनों के चैनल्स के ऊपर यह उपलब्ध है।
और इसके अंदर 1 मिनट की लगभग यह फिल्म है और हमने उसको अवेयरनेस के लिए बनाया है। ये तो सबसे बड़ा एक काम है। इसके अलावा छोटी छोटी हमने उसी कास्ट को लेकर 4-5 फिल्म्स और भी बनाई हैं। इसके अलावा हमारी सभी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर हमारे करीब 1500 के करीब मेंबर्स हैं। वो सारे मेंबर्स कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। उसके अंदर मरीज़ों की जांच करना, मरीज़ों के लिए लेक्चर करना, डॉक्टरों को भी जो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट नहीं है उनको इस बीमारी के बारे में जानकारी देना, ट्रेनिंग देना, रेडियो टीवी के ऊपर प्रोग्राम करना। यह प्रोग्राम भी उसी का हिस्सा है। मैं पीछे 2-3 टीवी के प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुका हूँ, दूरदर्शन पे, दूरदर्शन उर्दू के ऊपर। और हमने ब्लाइंड स्कूल के अंदर भी जाके एक प्रोग्राम किया, क्योंकि जो बंदे जिसकी अपनी नज़र नहीं है वो जो है नज़र की कमी को उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो हमने उनको यह समझाया कि वो अपने परिवार में जाके काले मोतिये के बारे में बताएं और उनके परिवार के सभी सदस्य जो 40 साल से ऊपर हैं वो इसकी जांच कराएं। तो ऐसे ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं इस सप्ताह में। लेकिन हमारी जो फिल्म बनाई है वो इसलिए बनाई है हमने कि क्योंकि ये बीमारी जो है इसकी जागरूकता एक हफ्ते तक लिमिट ना रहे। इसकी जागरूकता की तो हमेशा ही ज़रूरत है। अगर यह वायरल होगी तो हमेशा ही लोग देखते रहेंगे और पूरे साल ही यह जानकारी बढ़ती चली जाएगी। तो ग्लूकोमा और नेत्रदान, इसके बारे में भी कुछ बताएं। आई थिंक ये बहुत ही एक अहम सवाल आपने पूछा। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आँख देखने का काम नहीं करती और ग्लूकोमा में आँख तो नॉर्मल होती है। इसलिए अगर किसी आदमी को ग्लूकोमा है, अनलेस कि उसकी बहुत सारी कोई ऑपरेशंस हो चुके हों, उसको वो नेत्रदान कर सकता है। उसके नेत्र बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। यह बीमारी तंत्रिका तंत्र की है, नेत्रों की नहीं है। तो नेत्रदान वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेत्रदान को लेकर काले मोतिये के मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके तो नेत्र पहले से ही ठीक। किन लोगों में ग्लूकोमा का खतरा ज़्यादा होता है और क्या यह हेरिडिटरी भी है? रिस्क ज़्यादा तो उम्र सबसे पहला इसका कारण है। इसके अलावा जिसका नंबर बहुत ज़्यादा हो, बेशक वो माइनस हो या प्लस हो, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो मधुमेह के मरीज़ हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है और जिनको आँखों की कोई और बीमारी है या जो स्टीरॉयड दवाइयों का सेवन जिनके लिए करना ज़रूरी है, उनके अंदर इसका जो है रिस्क ज़्यादा होता है। आनुवंशिकता के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि यह पार्शली आनुवंशिक है, पूरा रिस्क नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके माँ बाप को है तो ये आपको होना ही होना है, ऐसे नहीं है। जैसे रिस्क ग्लूकोमा का रिस्क थोड़ा सा डायबिटीज़ वगैरह से कम होता है, लेकिन अगर आपके भाई बहन को हो तो जो नॉर्मल पॉपुलेशन में मैंने बताया कि 2% इसका 40 साल की उम्र पे इसका जो इंसिडेंस है, अगर आपके भाई बहन को हो तो वो 8% हो जाता है, यानी कि करीब 4 गुना। लेकिन अगर माँ बाप में हो तो यह लगभग 2 गुना, 4 से 5% इसका जो है रिस्क होता है। तो यह पार्शली आनुवंशिक है। तो अगर आपके माँ बाप को, आप या भाई बहन को किसी को यह है, तो हम कहते हैं कि 40 साल के बजाय 35 साल से ही इसकी जांच को करवाना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने ग्लूकोमा से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। अपने नॉर्मल डेली रूटीन यानी दिनचर्या में आंखों की देखभाल कैसे की जाए जिससे इससे बचाव हो सके? देखिए, जानकारी सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको आंखों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आंखों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना जांच करवाए नहीं पता लगती। तो मैं आपकी ज़िंदगी के एक स्टेज बताता हूँ कि किस किस स्टेज पे चेकअप करवाना ज़रूरी है। बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, और फिर 10 साल की उम्र के बाद, 10 से लेकर 18 साल की उम्र तक हर साल, 18 साल से 40 साल की उम्र तक ज़्यादा आंखों की चेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस के कोई आपको किसी चीज़ के लक्षण हो। एक आध बार बीच में करवा सकते हैं। 40 से 50 साल तक 2 साल में एक दफ़ा, और 50 साल के बाद हर साल जांच करवाना ज़रूरी है। इससे आप बहुत सारी आंखों की बीमारियां, ग्लूकोमा नहीं सिर्फ, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आंखों को, आजकल 2 व्हीलर बहुत लोग चलाते हैं तो धूल मिट्टी चली जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैवल करते हैं 2 व्हीलर से, तो आप जाते ही आंखों को ज़रूर धोएं। आंख के अंदर कुछ कचरा गिर जाए तो उसको एकदम से धोएं। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, अभी कटाई का सीज़न आने वाला है, तो मेरे जो श्रोता हैं जो कि गाँव में रहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो गेहूं की बली है या किसी भी पत्ता वगैरह आँख में अगर गिर जाए
तो उसको एकदम धो लें आँख को और वो पत्ता फिर अपने आप से निकल जाता है। लेकिन अगर ये नहीं निकल पाता तो इसको 2-4 दिन के लिए पीछे मत छोड़ें, उसी वक्त इसको निकलवाना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो कॉर्निया है, जो आँख की पुतली है, वो बहुत ख़राब हो सकती है और परमानेंटली आपकी नज़र जा सकती है। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं उनको चाहिए कि हर कुछ समय बाद आंखों को टाइटली बंद करें और खोलें, अपना पोस्चर सीधा रखें, सीधे होकर बैठें, खिड़की में से दूर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहें और दरवाज़ों को ज़्यादा खुला रखें, ज़्यादा बंद कमरे के अंदर एसी से ना चलाएं, बीच बीच में खिड़की से बाहर देखें और खोलें और थोड़ा बहुत बीच बीच में चलते रहें। इससे सिर्फ आंखों की नहीं, पूरे शरीर की जो सेहत वो ठीक बनी रहती है। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने ग्लूकोमा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ग्लूकोमा से बचाव। अभी आप डॉक्टर मानवदीप सिंह से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के सचिव हैं। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर अनुव्रत झा निकित। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है एक और भेंटवार्ता। विषय है पथरी, कारण और उपचार। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, सर्जन, डॉक्टर RML अस्पताल। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। और डॉक्टर साहब हमें आज जानकारी देंगे पथरी, इसके कारण और इसके उपचार के विषय में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार। तो जैसा मैंने श्रोताओं को भी बताया, आज हम बात करेंगे पथरी पर। तो ये बताइए, बहुत आम बीमारी होती है और जनरली सुनने में आता है कि पथरी हो गई है। कई लोग उसके कुछ किए बिना भी चलते रहते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक विस्तार से आज थोड़ी जानकारी दें कि पथरी कहाँ कहाँ होती है शरीर में। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि हम जो पथरी की बात कर रहे हैं, पेट में पथरी पाई जाती है, ये पथरी मुख्यतः हमारे 2 ऑर्गन्स में या 2 सिस्टम में या 2 शरीर के अंगों में मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें से सबसे प्रमुख है गॉल ब्लैडर, जिसको पित्त की थैली भी कहा जाता है, जो लिवर के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। और ये बहुत कॉमन जगह है, बहुत देखा जाता है, ये मुख्य तौर पे पथरी यहाँ पे हो जाती है। और दूसरी जो मुख्य जगह है वो है किडनी और किडनी से जो पेशाब का रास्ता नीचे जाता है, पेशाब की थैली, उसमें पथरी हो सकती है। और हमें ये बात समझना जरूरी है कि ये दोनों जगह बिल्कुल अलग अलग हैं, 2 अलग अलग सिस्टम हैं, इसलिए इन दोनों पथरियों के लक्षण, दोनों के वजह, दोनों के उपचार सब अलग अलग है। मरीज अक्सर हमारे पास आता है और कहता है कि पेट में पथरी हो गई है, उसके लिए लेकिन हमको मरीज से बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि वो किस प्रकार की पथरी की बात कर रहा है, और फिर जांचें कराकर हमें पता लगाते हैं कि पथरी उसके शरीर के कौन से हिस्से में है। जी, तो ये बताइए, उन्हें तो सिर्फ दर्द होता होगा, उन्हें शायद ये भी ठीक से पता नहीं लगता होगा, जैसे आपने कहा कि ये पथरी पित्त की थैली की है कि ये किडनी की है। तो ये भी बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे वो खुद पहचाने कि उसको ये समस्या है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, जो पित्त की थैली है, जो गॉल ब्लैडर है, वो हमारे शरीर के सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड पे पेट के ऊपर के हिस्से में ये गॉल ब्लैडर होता है, लिवर के बिल्कुल नीचे। तो अगर गॉल ब्लैडर में या पित्त की थैली में पथरी है तो मरीज को दर्द की शिकायत हो सकती है, मरीज को खाना पीना ढंग से हजम नहीं होता, खाने के बाद उल्टियां हो सकती हैं या खाने के बाद ये दर्द बढ़ सकता है। ये पित्त की थैली के मुख्य लक्षण है। और साथ ये थैली पथरी अगर सड़क के पित्त के रास्ते में आ जाए तो मरीज को पीलिया भी हो सकता है। जबकि जो गुर्दे की पथरी की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीर में 2 गुर्दे हैं, दोनों तरफ, सीधे और उल्टे हाथ पे। तो ये मरीज को दर्द दोनों तरफ हो सकता है। ये इस पे निर्भर करता है कि पथरी सीधे हाथ पे है या उल्टे हाथ पे है। साथ में उसको पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना या पेशाब रुक जाना, इस तरह की जो पेशाब की समस्याएं हैं ये भी देखी जा सकती हैं अगर उसके पेशाब सिस्टम में, किडनी में या यूरेटर में पथरी है तो। जी, तो ये पथरी होती क्यों है, इसका क्या कारण है, क्यों किसी किसी के शरीर में पथरी बनती है? जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों सिस्टम हमारे अलग अलग हैं, तो उसकी वजह भी इसलिए दोनों की अलग अलग है। अगर हम पहले पित्त की थैली की पथरी की बात करें तो ये मुख्यतः जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल अधिक होने की वजह से ये पथरी बनती है, क्योंकि लिवर जो पित्त बनाता है, जिसको हम बाइल बोलते हैं, उसका काम होता है फैट को या कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करना। अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट, फैट का अमाउंट हमारे खाने पीने में और पेशेंट की बॉडी में उसका लेवल बढ़ जाता है तो बाइल उसको ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट या मात्रा बढ़ने से वो पथरी की फॉर्म में आ जाता है।
जबकि अगर हम दूसरी प्रकार की पथरी यानी गुर्दे की पथरी की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो गुर्दे जो है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर से सारा टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है, जो जहर है, उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकालते हैं। तो अगर किसी भी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाए या ये सब जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं इनका अमाउंट बढ़े, चाहे वो यूरिक एसिड है या ट्रिपल फॉस्फेट है, 5-6 तरह की गुर्दे की पथरियां होती हैं। अगर ये किसी वजह से, खाने पीने की वजह से या कुछ आनुवांशिक वजह भी होती हैं, उसकी वजह से अगर उनकी मात्रा बढ़ती है तो गुर्दे में पथरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी, तो आपने ये बताया कि खान पान की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि पथरी ना हो? बिल्कुल, मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जैसे अगर हम पित्त की थैली की बात करें तो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में पित्त की थैली की पथरी सबसे ज्यादा देखी जाती है पूरी दुनिया में। और पित्त की थैली की पथरी की एक कॉम्प्लिकेशन कह लीजिए, अगर बहुत लंबे समय तक वो रहती है तो पित्त की थैली में कैंसर को भी जन्म दे सकती है। और पित्त की थैली का कैंसर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में, हमारे नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। अब खाने पीने की वजह की बात करें तो ये देखा गया है कि हमारा जो इस तरफ का उत्तर भारत का जो खाने पीने की शैली है, खाने में वसा, तेल, घी, मसालों का उपयोग ज्यादा किया जाता है, तो ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि शायद ये सारी वजह जो है ये पित्त की थैली में पथरी के होने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए सभी श्रोताओं से मेरी ये विनती रहेगी कि खाने पीने में वो ध्यान रखें, तेल और वसा का जितना सेवन कम हो सके उतना अच्छा है। और गुर्दे की पथरी की बात करें, पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर जिन श्रोताओं को पथरी की शिकायत है, कभी भी उनको पेशाब में पथरी दिखाई देती है, तो उस पथरी की जांच जरूर करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गुर्दे की पथरी 4-5 अलग अलग तरह की होती है। तो एक बार पता चल जाए उनकी पथरी किस तरह की है, फिर उनके डॉक्टर उनको उसी तरीके से सलाह देंगे कि क्या क्या खाना है और क्या क्या अवॉइड करना है। जी, ये बताइए कि अगर किसी को पथरी हो जाती है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो या किडनी की हो, तो उसे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? पहले तो मरीज को पेट में दर्द हो सकता है, जैसे मैंने बताया पेट में दर्द हो सकता है अगर पित्त की थैली में पथरी है, या पथरी सड़क के नीचे आ जाए तो उसको पीलिया हो सकता है, बुखार हो सकता है। इसी तरीके से गुर्दे की पथरी की वजह से उसको पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, पेशाब में जलन, पेशाब में इन्फेक्शन, खून आना, पेशाब रुक जाना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और मरीज अगर अपने लक्षणों को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज करता है, तो जैसे मैंने बताया पित्त की थैली की पथरी बहुत लंबे समय तक रहे तो पित्त की थैली में कैंसर की शुरुआत हो सकती है। या पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है, उसमें भी खराबी हो सकती है, मरीज को पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ऐसे ही अगर गुर्दे की पथरी है, लंबे समय तक रहे तो गुर्दा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो पेशाब का रास्ता रोक ले तो गुर्दा फूलना शुरू हो जाता है और गुर्दा खराब हो सकता है, जो फिर कभी ठीक होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी श्रोताओं से मैं यही कहूंगा, अगर इस तरह का कोई भी लक्षण किसी भी मरीज में है तो उसे नजरअंदाज ना करें और अपने नजदीक के डॉक्टर से उसके लिए संपर्क करें और अपनी जांचें कराएं। तो डॉक्टर साहब, हमने ये सुना है कि इसका इलाज सिर्फ यही होता है कि वो पथरी को निकाल दिया जाता है, चाहे उसको किसी भी तरह से, चाहे ऑपरेट करो या लेप्रोस्कोपी जैसी टेक्निक आ गई है, तो क्या यही एक इलाज है इसका? कुछ और भी किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर पथरी पित्त की थैली में है तो उस केसेस में हम पूरी पित्त की थैली को ही निकालते हैं, चाहे वो चीरा लगा के निकालें ओपन तरीके से, या आजकल मोस्टली हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं जिसमें छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं और पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है, जिससे कि दोबारा पथरी बनने की संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन अगर पथरी गुर्दे में है तो ऐसे केस में हम ऑपरेशन करके पथरी को निकालते हैं और फिर मरीज को हम बाकी सलाह देते हैं जिससे कि उसको पथरी दोबारा आगे ना बन सके। जी, तो पथरी को कैसे बनने से रोका जाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि पथरी बन रही है शरीर में, इसका तो बाद में पता चलता है कि दर्द हुआ या कोई लक्षण दिखा और डॉक्टर ने बताया कि आपको पथरी हो गई। क्या पहले से पथरी ना हो उसके रोकथाम में कुछ किया जा सकता है? उसके लिए जैसे मैंने बताया कि मरीज को अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करना चाहिए। खाने में तेल, घी की मात्रा कम करके, मसालों की मात्रा कम करके पित्त की थैली में पथरी होने की संभावना को कम किया जा सकता है। इसी तरीके से पानी का अधिक मात्रा में उपयोग करके हम पित्त की गुर्दे की पथरी को होने की संभावना को कम कर सकते हैं। अगर कभी एक बार गुर्दे में पथरी हो जाए और उसका ऑपरेशन हो तो ऐसे केसेस में हम उस पथरी को जांच के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि वो किस चीज की बनी है। अगर यूरिक एसिड की बनी है तो जिन जिन चीजों में यूरिक एसिड पाया जाता है हम मरीज को उसका उपयोग कम करने की सलाह देते हैं। तो ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन कि पथरी का कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस चीज की बनी है, हम मरीज को खाने पीने की सलाह दे सकते हैं जिससे कि भविष्य में होने की संभावनाएं कम हो जाए। कभी कभी कुछ जन्मजात भी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में हम कहते हैं पार्शियल रुकावट सी देखी जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पथरी के साथ साथ ही उस चीज का भी ऑपरेशन कर दिया जाता है जिससे किसी भी तरह की रुकावट ना हो और पथरी बनने की संभावना कम हो जाए। जी,
मैंने सुना है कुछ लोगों को बात करते हुए कि पथरी है पर कोई बात नहीं, छोटा साइज है, तो क्या ये साइज मैटर करता है क्या पथरी का, कि इसको निकलवाने के लिए क्या साइज देखा जाता है, या आप ये एडवाइस करेंगे कि कोई भी पथरी हो निकलवा देनी चाहिए? जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि पथरियों के जो दो अलग अलग जगह हैं और दोनों का लक्षण और उपचार अलग अलग है। पित्त की थैली में अगर पथरी है तो उसका साइज या उसका नंबर हमारे लिए मैटर नहीं करता, चाहे पथरी 1 हो या 10 हो, साइज चाहे 1 मिलीमीटर हो चाहे 1 सेंटीमीटर हो, हमें पूरी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है क्योंकि वो खराब हो जाती है पथरी की वजह से। लेकिन अगर पथरी गुर्दे में है तब कितनी है, उनका साइज कितना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगर छोटी पथरी है 4-5 mm तक की तो वो नॉर्मली पानी के अधिक उपयोग से, पेशाब के प्रेशर से उसके निकलने की संभावना ज्यादा होती है। 6-7 mm तक की हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो निकल जाती है। लेकिन अगर पथरी का साइज उससे बड़ा है या वो रुकावट कर रहा है, कहीं फंस गया है और उससे पीछे के रास्ते में सूजन है, किडनी में सूजन आ गई है, तो ऐसे केसेस में छोटी पथरी में भी कई बार ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो मरीजों को तो मेरी सलाह यही रहेगी कि वो अपना घर पे खुद इलाज ना करें और डॉक्टर की सलाह लें, और अगर डॉक्टर उनको बोलता है कि पथरी छोटी है और दवाइयों से निकल सकती है तो उसकी सलाह का पालन करें। पर हाँ, छोटी पथरियों के निकलने की संभावना जरूर रहती है डॉक्टर की देखरेख में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने ये बताया कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, पित्त की थैली की अगर पथरी है तो वो पूरी ही निकालनी पड़ती है, तो ऐसा तो नहीं होता कि उसको निकालने के बाद मरीज को कुछ और कमजोरी आए या पाचन तंत्र में कुछ समस्या आए? नहीं, देखिए गॉल ब्लैडर का हमारे शरीर में बहुत ही लिमिटेड यूज है। वो सिर्फ बाइल को कुछ समय के लिए स्टोर करने के काम आता है, और जैसे ही मरीज कुछ खाते पीते हैं हम लोग तो वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और पित्त सारा हमारी आंतों में आ जाता है। पथरी होने के बाद वैसे भी गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली जो है वो खराब हो गई है, वो अपना काम नहीं कर रही है और सिर्फ दर्द ही कर रही है। तो गॉल ब्लैडर को निकालने से भी मरीज की दैनिक चर्या में, उसके खाने पीने में, उसकी जीवन शैली में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, और वो अपना सभी कार्य, हर प्रकार का, रोजमर्रा का, ऑफिस का, खाने पीने का, हर तरह का काम पहले की तरह ही कर सकता है, और इससे उसकी दैनिक चर्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें आज आपने हमें बताई विस्तार से। पथरी क्यों होती है, इसका क्या उपचार है, कहाँ कहाँ ये शरीर में हो सकती है, और इसके अलावा लक्षण पर भी हमने बात करी, पथरी के कारण क्या परेशानियां हो सकती हैं। कुछ ऐसी बात जो अभी हमारे बातचीत में शामिल नहीं हुई हो लेकिन आप श्रोताओं को जरूर बताना चाह रहे हो तो बताएं। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो हमने देखा है कि मरीज कई बार हमारे पास बहुत लेट आता है, उससे हम बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो कहता है कि मुझे 7-8 साल से दर्द रहता है पेट में, और उसने जांचें भी करवा ली थी, उसको पथरी का पता भी था, तब भी किसी अननोन रीजन से कह लीजिए या ऑपरेशन की डर की वजह से वो डॉक्टरों के पास आने में, इलाज कराने में थोड़ा डरता है। तो आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि आज के समय में हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेप्रोस्कोपी है, जिसमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, पित्त की थैली का ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है। मरीज को सिर्फ 24 से 36 घंटे अस्पताल में रुकना पड़ता है, और लेप्रोस्कोपी में हम सिर्फ 3 से 4 छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के, आधे सेंटीमीटर के कट लगाते हैं और उससे ही सारी ऑपरेशन की प्रक्रिया निपट जाती है, और मरीज 8-10 घंटे में ही खाना पीना शुरू कर देता है और 24 घंटे के अंदर उसकी छुट्टी भी हो जाती है। तो मेरी सभी श्रोताओं से यही अपील है कि अगर उनको इस तरह के कोई भी लक्षण है तो अपने डॉक्टर से मिलें और ये जांचें कराएं, और अगर जांचों में पथरी आती है तो वो देरी ना करें, घबराएं ना, इसका इलाज कराएं। इसका पूरा इलाज संभव है और उसके बाद वो बिल्कुल अपनी जिंदगी बिना किसी लक्षण के, बिना किसी दिक्कत के निकाल सकते हैं। चलते चलते एक प्रश्न और जहन में आ रहा है डॉक्टर साहब, क्या एक बार जब पथरी हो जाती है और निकाल दी जाती है, क्या ये दोबारा भी हो सकती है? बिल्कुल, अगर वो वजह जिनकी वजह से पथरी पहली बार में बनी थी, अगर वो सारी वजह वैसे ही रहती हैं, चाहे वो हम खाने पीने की बात करें, चाहे बार बार इन्फेक्शन की बात करें, या रास्ते में कहीं रुकावट थी जो पहले समय जांचों में नहीं आई, अगर ये सारी वजह हैं तो मरीज को पथरी दोबारा भी हो सकती है। इसीलिए जब भी हम इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, तो हम उनको सलाह भी देते हैं, उनको पूरा बताते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको, जिससे पथरी दोबारा होने की संभावना कम हो जाए। यानी अगर एक बार उनके शरीर में पथरी बन गई है, वो जरूर आगे भी ध्यान रखें, उसको निकलवाने के बाद भी अपने खान पान पर, अपने जीवन चर्या पर जरूर ध्यान दें, जिससे कि वो दोबारा ना हो सके। खासतौर पर हम गुर्दे की पथरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पित्त की थैली का जैसे मैंने बताया उसको निकाल देते हैं तो दोबारा होने की संभावना खत्म हो जाती है, लेकिन गुर्दे की पथरी जरूर, जिसको एक बार हुई है उसको बार बार भी हो सकती है, इसीलिए उसको इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हमने पथरी के कारण और इसके उपचार पर बातचीत करी। हमारे साथ डॉक्टर निखिल गुप्ता जुड़े, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, डॉक्टर RML अस्पताल में। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ और श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।
पथरी, कारण और उपचार। अभी आप डॉक्टर निखिल गुप्ता, सर्जन, डॉक्टर RML अस्पताल से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त होती है। स्वीकार करें हमारा नमस्कार।